नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को चप्पल से पीटना चाहते हैं और क्यों? बीजेपी के किस नेता के बारे में राउत ने कहा कि वो ईडी के वसूली एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? क्या ईडी के जरिए संजय राउत के बच्चों और शरद पवार के घर की महिलाओं तक को धमकाया जा रहा है? संजय राउत ने बीजेपी के किस नेता के बारे में कहा कि हजारों करोड़ के बैंक घोटाले का रुपया उसने अपने बेटे की कंपनी में लगवाया? राउत ने क्यों कहा कि महाराष्ट्र हमारे बाप का है और हम बीजेपी की ईडी सीडी से डरने वाले नहीं हैं? क्यों कहा कि हरियाणा का एक दूध वाला 5 साल में 7,000 करोड़ का मालिक बन गया और पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में उसकी सीधी पहुंच थी? किस नेता को कहा कि वो दलाल है और हम उसे सबक सिखाएंगे? क्या 10 मार्च तक उद्धव सरकार को पलटने की तैयारी थी? ये सब ऐसे आरोप हैं जिसने बीजेपी को हिला दिया है। एक दिन पहले ही राउत ने कहा था कि बहुत बर्दाश्त कर चुके, अब बर्बाद करेंगे। बीजेपी के 3.5 नेताओं को जेल जाना होगा। इसी के बाद से बीजेपी की सांस अटकी हुई थी। पता नहीं शिवसेना किसका कच्चा चिट्ठा लेकर बैठी हुई है और क्या क्या आरोप लगाएगी। मुंबई के शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो बीजेपी के खेमे में सन्नाटा छा गया। संजय राउत तो थे ही, उनके साथ अरविंद सावंत थे, अनिल देसाई थे, प्रियंका चतुर्वेदी थी, आनंद राव वडसुल थे। इनके अलावा और भी कई नेता मौजूद थे। संजय राउत की पहली ही लाइन थी, पूरी शिवसेना यहां मौजूद है। हम ये बताने आए हैं कि नामर्दों की तरह वार करने वालों से शिवसेना कभी डरने वाली नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग 3 बार मुझसे मिलने आए और बार बार मुझे यह कहने का प्रयत्न किया कि मैं इस सरकार से निकल जाऊं। हमारी पूरी तैयारी है, हम या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को हमारी तरफ ले लेंगे। मैंने कहा कि यह कैसे संभव है? उनका कहना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, मदद नहीं की, तो केंद्रीय जांच एजेंसियां तुम्हें टाइट कर देंगी, तब तुम पछताओगे। संजय राउत के मुताबिक इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर सरकार गिरी तो महाराष्ट्र शांत नहीं रहेगा। तब उन्होंने कहा कि हम केंद्र से फोर्स बुलाएंगे और आपको पछताना पड़ेगा। राउत के मुताबिक इसके अगले दिन मेरे घर में सुबह 4 बजे रेड होती है। ठीक उसी समय मुलुंड का एक दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि संजय राउत को जेल में भेजा जाएगा। संजय राउत ने सीधे सीधे कहा कि वो किरीट सोमैया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दलाल यानी किरीट सोमैया लगातार बोल रहा है कि ठाकरे परिवार ने अलीबाग के पास 19 बंगले बनाए हैं, यह बेनामी प्रॉपर्टी है। राउत ने पत्रकारों से अपील की कि आप जब कहें हम लोग 4 बस बुक करके चलेंगे और उन सभी 19 बंगलों पर पिकनिक करते हैं। अगर वहां बंगले दिखते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर नहीं दिखते हैं तो उस दलाल को हम चप्पल से पीटेंगे। संजय राउत ने कहा किरीट सोमैया ने पीएमसी बैंक घोटाले में मेरा नाम लिया है। वो कहते हैं कि मैं इस घोटाले का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा तो वहां बैंक खाता तक नहीं है। मैं बताता हूं सच क्या है। इसके पीछे राकेश वधावन का नाम है। उनके खाते से 20 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए हैं। अब जो राकेश वधावन को मुझसे जोड़ते हैं तो ईडी वालों को यह भी सुनना चाहिए। पीएम और गृह मंत्री भी आज मेरी बात सुन रहे हैं। किरीट सोमैया कहता है कि राकेश वधावन ने लोगों का पैसा डुबाया। इसके बाद हमले को तेज करते हुए संजय राउत ने पूछा कि निकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसकी है? यह कंपनी किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की है और वो वधावन का पार्टनर है। संजय राउत ने कहा कि पीएमसी बैंक घोटाले के पैसों का इस्तेमाल किरीट सोमैया के बेटे के प्रोजेक्ट में किया गया है। पीएमसी बैंक घोटाले में ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए की जमीन सोमैया ने अपने फ्रंटमैन लडानी के नाम पर खरीद ली है। राउत ने आरोप लगाया कि 400 करोड़ रुपए की जमीन 4.5 करोड़ में ली गई। इस जमीन में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका डायरेक्टर नील किरीट सोमैया है। इस प्रोजेक्ट में ना ही एनवायरमेंट क्लियरेंस है ना ही कुछ और। मेरा पर्यावरण मंत्री से निवेदन है कि इस मामले में कार्रवाई कर नील सोमैया और किरीट सोमैया को जेल में डाला जाए। संजय राउत ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि पीएमसी बैंक घोटाले से पहले ही किरीट सोमैया के करीबियों ने बैंक से अपने रुपए निकाल लिए थे। सच यह है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करता है वही महाराष्ट्र और मुंबई को लूट रहा है।
इसके बाद संजय राउत ने कहा कि मैंने अभी तक 5% बात ही बताई है। पीएमसी बैंक की जांच ईडी कर रहा है, लेकिन वह सिर्फ किरीट सोमैया को बचा रहा है। राउत ने दावा किया कि मैंने पीएमसी बैंक घोटाले में भ्रष्टाचार में किरीट सोमैया की भूमिका के सभी कागजात 3 बार ईडी को भेजे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किरीट सोमैया हर रोज ईडी के दफ्तर में खाना खाते हैं। इनके बाप का राज है क्या? ये सब ईडी के वसूली एजेंट बन चुके हैं। राउत ने कहा कि ईडी वालों सुनो और हिम्मत हो तो मेरे घर में आओ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं नंगा आदमी हूं, मैं लड़ूंगा। संजय राउत ने कहा कि जितेंद्र नौलानी कौन है, यह ईडी वालों से पूछना चाहिए। यह नाम सुनकर उनके अधिकारियों की सांस रुक गई होगी। 4 महीने से मुंबई के 60 बिल्डरों से ईडी के नाम पर वसूली हो रही है। राउत ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर सब बता चुका हूं, अब मोदी जी और अमित शाह को भी लिखूंगा। पूरे 300 करोड़ की वसूली हुई है ईडी के नाम पर। यह मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई है यह भी बताऊंगा, चाहे आप मुझे गोली मारिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस का खासम खास है मोहित कंबोज, वही फडणवीस को डुबोने वाला है। पत्राचौल की जमीन खरीदने वाला मोहित कंबोज है। उसने पीएमसी बैंक का पैसा इस्तेमाल करके इसे बनाया है। राकेश वधावन से मोहित कंबोज ने 12,000 करोड़ की जगह 100 करोड़ में खरीद ली। यह किसका पैसा है? 3.5 लोग कौन हैं? यह सब धीरे धीरे पता चलेगा। संजय राउत ने पूछा, हरियाणा का एस नरवर नाम का दूध वाला 5 साल में 7,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी तभी से उसका महाराष्ट्र में आना जाना लगा रहता था। उसकी एंट्री सीधे मुख्यमंत्री के घर तक थी। यहां भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और 7,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ रुपया महाराष्ट्र का है। पिछली सरकार में महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ का आईटी घोटाला हुआ। ये अमोल काले, विजय धमगाले जैसे लोग कौन हैं? इन सभी के मनी ट्रांजैक्शन, पैसा कहां कहां गया है, इनका कच्चा चिट्ठा 2 दिन में ईओडब्ल्यू और ईडी के पास पहुंच जाएगा। संजय राउत ने कहा कि पवार परिवार में महिलाओं के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे, उन्हें धमकी देने की कोशिश की गई। मेरे बच्चों को फोन कर कहा जाता है कि ईडी कल सुबह 4 बजे तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारे पिता को अरेस्ट करेगी। ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई, लेकिन अब बीजेपी कर रही है। संजय राउत ने कहा कि मेरी बेटी की शादी के बाद फूल वाले से लेकर मेहंदी वाले तक ईडी के अफसर पहुंच गए। मुलुंड में मेरे दर्जी तक पहुंच गए। अब केवल जूते वाले के पास जाना बाकी रह गया है। लेकिन गुजरात में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर आपने कुछ नहीं किया। बीजेपी के पूर्व वन मंत्री ने शादी में 9.5 करोड़ का कारपेट जंगल में लगाया। हमने कहा कि घर की शादी है, हम किसी के घर में नहीं घुसते। मैं अब भी कहता हूं, जो करना है कर लो। बाहर से लोग आकर हमारे घरों में घुसेंगे, महिलाओं के घरों में घुसेंगे और बीजेपी ताली बजाएगी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। मतलब महाराष्ट्र में आर पार की जंग छिड़ चुकी है। अगर बीजेपी ईडी को आगे करके खेलना चाहती है तो शिवसेना भी पीछे नहीं रहेगी। बीजेपी के बहुत सारे बड़बोलों की कमजोर नस उसने दबानी शुरू कर दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें लाइक कर दीजिए पेज पर जाकर। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम ट्विटर पर भी मौजूद हैं, आर्टिकल 19 _ इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।